Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Amal Educational Hub and I am your biology instructor Amal Malik. Today we are going to discuss lecture number 10, Biology 101. The topic is hormones. हार्मोन्स है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे हार्मोन्स बेसिकली है क्या चीज़। अब ये जो है बॉडी के अंदर दो ही तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा हार्मोनल। नर्वस आप सबको पता है कि जो हमारी नर्व्स हैं उसके थ्रू मैसेज जाता है पूरी बॉडी में और फिर उसका रिस्पॉन्स आता है। तो अब हार्मोन्स है, ये दूसरी ये चीज़ है हार्मोन्स। तो अब हार्मोन्स है तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो होता है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। नर्वस तो इस तरह से है ना बहुत शॉर्ट टर्म है कि बहुत ही फास्ट उसका रिएक्शन है जो भी है, फास्ट रिस्पॉन्स है और क्विक रिस्पॉन्स है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। जबकि हार्मोन्स का थोड़ा लेट इफेक्ट होता है, थोड़ा सा लेट, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब जिस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये वाली इसमें मेन बात है। अब नर्व्स के लिए था, नर्व्स होती थी पूरी, और हार्मोन के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है। तो विच कैरीज टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज टू द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शन। अब ये वाली बात है कि जहाँ पे अब कोई भी फंक्शन होना है हार्मोन से क्रिएट होगा, ब्लड के थ्रू उस जगह पे जाएगा जहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेशन हो रही है ना और स्टोमक के अंदर प्रोटीन चली गई है, तो अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँचेगा और उसकी डाइजेशन करवा देगा। अब हार्मोन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या, ये इसके फंक्शंस देखें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इसकी थ्रू हार्मोन्स के थ्रू होती है। किस तरह से कि जब तक हार्मोन रिलीज होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ग्रोथ। जब हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो उससे फिर ग्रोथ होगी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है तो वो बॉडी के सेल्स तक जाएगा, उनको मैसेज देगा, सेल्स ज़्यादा डिवाइड करेंगे और ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरा इलोंगेशन होगी, उससे ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड आइटम्स। अब जो फूड आइटम्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन होगी, उसके बाद वो उसकी एजिमिलेशन होगी, मीन्स के जो डाइजेस्ट हो गया वो सारा ब्लड में चला गया और अब उसका यूज जो है ये सारा भी हार्मोन्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तीसरी चीज है सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड हेल्थ। अब सेक्सुअल फंक्शंस हैं, इसमें ओवरऑल सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है, पहले जो सेकेंडरी फीमेल ग्रोथ और सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, आवाज़ का भारी होना और बाकी मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, और फीमेल्स में भी जो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट है और बाकी सब, ये सब कुछ ये भी हार्मोन्स के थ्रू होता है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसमें आता है एंड हेल्थ भी, हेल्थ का प्रोसेस भी हार्मोन्स के थ्रू है। हेल्थ प्रॉपरली, हेल्थ का जिस तरह से डाइजेशन का ताल्लुक हो गया, फिर मसल्स का, ये सब कुछ हार्मोन्स ही इनको कंट्रोल करते हैं। लास्ट चीज़ है कॉग्निटिव फंक्शन एंड मूड, मीन्स के जो साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ है जिस चीज़ के लिए हम सेंसिटिव होते हैं, कोई भी गुस्सा और इस तरह से फिर इमोशंस और ये सब कुछ जो है ना, खुशी, ये इनका भी हार्मोन से ताल्लुक होता है, मूड का। तो ये सब हार्मोन्स इसी को कंट्रोल करते हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम में बड़ा क्लियरली शो किया हुआ है कि जिस तरह से ये देखें सेक्रेटिंग सेल है, उसने हार्मोन सेक्रेट किया है। अब ब्लड है, ब्लड ने हर जगह जाना है और हर तरह के सेल्स हैं बॉडी में, तो हार्मोन सबको जाके अफेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ ये देखें जिस तरह से अब ये वाला इसमें टारगेट सेल नहीं है, तो यहाँ पे इस हार्मोन है यहाँ पे इसके इर्द गिर्द, लेकिन ये उसको रिसीव नहीं करेगा। अब जिसके ऊपर उस हार्मोन का रिसेप्टर होगा सिर्फ वो रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रोथ होनी है तो ये तो नहीं ना उसको करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होनी, फिर ये उसको रिसीव करेगा जहां पे पर्टिकुलर ग्रोथ होनी है। इसके बाद है एंडोक्राइन वर्सेस नर्वस सिस्टम। अब बॉडी में मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि दो ही तरह के फंक्शंस होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। जो हार्मोनल है उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन एक्चुअली ये होते हैं कि जो जिसके लिए किसी डक्ट की ज़रूरत ना हो, जो बगैर डक्ट के, बगैर वेजल के जाए। जिस तरह से ब्लड होता है उसको ब्लड के लिए प्रॉपरली, जैसे देखें ब्लड, ये ब्लड वेजल्स हैं। अब हार्मोन है, उसकी खुद की कोई डक्ट नहीं है, यहाँ पे हार्मोन है, ये इसी तरह से मूव कर जाएगा, उसके ब्लड के अंदर चला जाएगा ऐसे। तो अब ये तो ब्लड की डक्ट थी ना, ये डक्टलेस ग्लैंड, इसी चीज़ को एंडोक्राइन कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम के लिए ये देखें प्रॉपरली नर्व्स होती हैं इस तरह करके,
ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन, ये वाला एक्सॉन है, तो नर्व्स यहाँ से जाएंगी। तो ये तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम है। अब ये और बात ये है कि इनकी आपस में कोऑपरेशन तो है कि नर्व्स के थ्रू कोई मैसेज आया तो उस पर हार्मोन्स ने रिएक्ट किया है, तो ऑपरेट टुगेदर इन ऑर्डर टू हेल्प द बॉडी टू अचीव द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आप सब लोगों को पता होगा, होम्योस्टेसिस का सेकेंड ईयर में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। उसमें ये था कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि कुछ भी बाहर फ्लक्चुएशन हुई है उससे इंटरनली बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा सर्दी आ गई है, ज़्यादा गर्मी है, उससे बॉडी को एडजस्ट करना। तो अब ये वाले सिस्टम है, इनका गोल सेम है लेकिन उनके वैसे डिफरेंसेस हैं। गोल दोनों का सेम है लेकिन दोनों का मेथड डिफरेंट है। जिस तरह से नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम में स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज रिलेटिवली फास्ट। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नर्वस सिस्टम है बहुत ही क्विक है लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग लास्टिंग नहीं है इतना। जिस तरह से मैसेज है वो फौरन से माइनर साइनेप्टिक डिस्टेंस से आएगा करीब से ही और फौरन उस पर अमल हो जाएगा। अब इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा सा उससे स्लोअर होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हार्मोन को जाने में और फिर जो उसका अफेक्ट होगा वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक तो दूसरा ये कि हार्मोन्स तो बॉडी में फिक्स जगह से ही निकलते हैं तो उनको जाना ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो ये अब हमारे थ्रोट में है और इसका मैसेज तो बहुत बॉडी में लोअर बॉडी और अपर बॉडी हर जगह जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको मूव करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड डिफरेंस है इन द नर्वस सिस्टम, अब ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म था और वो लॉन्ग टर्म है। तो पहला डिफरेंस क्या था दोनों में कि वो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन थी वो ज़रा क्विक थी क्योंकि उसको करीब में फ़ौरन रिएक्ट करना होता है, और जो एंडोक्राइन वाली थी वो ज़रा थोड़ी सी स्लोअर थी, उससे वो इतनी क्विक नहीं थी। और दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि ये शॉर्ट लिव्ड है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन लॉन्ग लास्टिंग है। Once a neural impulse has been sent, the neurotransmitter at the synapse has been inactivated relatively quickly. अब ये देखें जिस तरह से एक नर्व इम्पल्स जब पहुंच गई है तो उसके बाद वो इनएक्टिव, क्योंकि फौरन से अगली साइनेप्स का आपको आइडिया होगा जिस तरह से जो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो मिली सेकेंड्स में उसने पास ऑन कर देना होता है नर्व को। तो फिर फौरन से अगली जब नर्व आनी होती है तो इसलिए ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो फौरन से वो न्यूट्रल होता है, पहले इनएक्टिवेट होगा रिलेटिवली क्विकली और फिर फौरन से अगला सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। नथिंग फर्दर हैपन्स वंस द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। एक दो सिग्नल ट्रांसमिट हो गया बस उसका काम खत्म। इनका अब एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स है उनका जरा रिस्पॉन्स है वो सस्टेनिंग रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा लॉन्गर है। ये बात है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक तो स्लोअर था लेकिन इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है। नर्व इम्पल्स ने तो मिली सेकेंड में फौरन से पास करना है और उसके बाद उसका काम खत्म। उसके बाद है हार्मोनल एक्शंस कि हार्मोन काम कैसे करेंगे। दे आर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एक ही सबसे बड़ी बात ये है कि एक वाहिद चीज है जो हार्मोन सेक्रेट करती है, वो ग्लैंड्स होते हैं। They are served to maintain homeostasis and to regulate reproduction and development। ये तो बेसिक सी बात है जब स्टार्ट में हार्मोन्स के फंक्शन पढ़े कि ये जो है होम्योस्टेसिस करवाते हैं। दूसरा ये मीन्स के जब होम्योस्टेसिस कह दिया तो इसका मतलब है सारे प्रोसेसेस उसी में आ गए। तो रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब ये जो सेल है ये भी बात है हार्मोन की कि हार्मोन इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, मीन्स के विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल, और बेसिकली ज्यादा जो काम है वो आउटसाइड द सेल होता है। तो अब ये जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के वो आउटसाइड द सेल काम करेंगे। तो अब ये जो हार्मोन है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्लैंड्स बॉडी में फ्यूअर ग्लैंड्स है बहुत थोड़े और टारगेट तो बहुत दूर दूर है बॉडी के अंदर। अब हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट जनरली एक्सर्ट अफेक्ट्स एट साइड अदर देन दैट। अब जिस जगह पे वो, जहाँ पे बात ये कि जहाँ पे वो बने जरूरी नहीं है वो सिर्फ वहाँ पे रिस्पॉन्ड करे, वो बॉडी में किसी भी जगह पे जा सकते हैं टारगेट सेल पे, वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड करेंगे। इन द केस ऑफ एंडोक्राइन मैसेजेस सेल मस्ट बियर अ रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। ये जो ऊपर जो डायग्राम थी उसमें ये बात शो की हुई थी कि जो भी जिसके ऊपर रिसेप्टर होगा सिर्फ हार्मोन को वही एक्सेप्ट कर सकेगा, जिसके ऊपर रिसेप्टर नहीं है उसके लिए हार्मोन उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। जिस तरह से ये सेल है, अब इसके यहाँ पे हार्मोन है लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर नहीं है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके इर्द गिर्द जितने मर्जी हार्मोन हो। जिसके ऊपर रिसेप्टर बना होगा उस हार्मोन का तो ये उसी के ऊपर आके अटैच हो जाएगा।
hormonal mechanism. Most hormones circulate in blood most hormones circulate in blood coming into contact with essentially all cells. जिस तरह से सारे कांटेक्ट के लिए सारे सेल्स के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन जाएगा सिर्फ उसके पास जिसके पास रिसेप्टर है। नहीं तो इस तरह से तो हार्मोन्स वेस्ट हो जाएंगे जब हर सेल के पास जाएंगे तो। हाउएवर अ गिवन हार्मोन यूजुअली अफेक्ट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। देखिए जहाँ सबके पास रहे लेकिन अफेक्ट सिर्फ लिमिटेड सेल्स को करेगा, विच आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। अब उसको टारगेट सेल्स कहेंगे जिसके ऊपर ये, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक हार्मोन है उसके लिए हार्मोन ए है, उसके लिए ये जो टारगेट सेल बना हुआ है। उसके बाद हार्मोन ए और बी दोनों के लिए, रेड वाले बी के लिए और ब्लू वाले ए के लिए, और ये सिर्फ बी के लिए। तो अ टारगेट सेल रिस्पॉन्ड हार्मोन बिकॉज इट बी ए रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। अब ये देखिए ये इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास रिसेप्टर है, अदरवाइज ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसके बाद है प्रिंसिपल फंक्शंस। अब हार्मोन सर्व एज अ केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी एंड हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब ये एज अ केमिकल मैसेंजर है। इसको केमिकल मैसेंजर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली वर्क नहीं कर रहा जिस तरह से नर्वस मैसेंजर करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली मूव कर रही होती है, ये वाली केमिकली मूव करती है। हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द बॉडीली फ्लूइड लाइक ब्लड विच कैरी देम टू द टारगेट सेल। अब दूसरी बात इसकी ये है कि इसकी अपनी डक्ट्स नहीं है, ये ब्लड ये फ्लूइड के थ्रू मूव करेगा। तीसरी चीज ये है टारगेट सेल रिस्पॉन्ड टू a hormone when they express a specific receptor for that hormone। ये एक ही बात रिपीट हुए जा रही है कि ये सिर्फ तब हार्मोन सिर्फ तब अफेक्ट करेगा, उस सेल को करेगा जिसके पास टारगेट सेल, जिसके पास उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए टारगेट सेल होगा, बाकियों को ये नहीं करेगा। हार्मोन्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ। एक हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपरली फंक्शन होता है सेल डेथ का, कि हर सेल की एक एज लिमिट होती है, उसके बाद वो सेल की डेथ हो जाती है क्योंकि न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। वो तो पुराने सेल की डेथ होती है, वो बॉडी के अंदर ही यूज हो जाते हैं, उसके अमाइनो एसिड अलग हो के, फैट्स उसकी अलग हो के। तो ये इस तरह से सेल रीन्यू, बॉडी हमारी अंदर से रीन्यू होती रहती है क्योंकि ऑब्वियसली एवरेज एज 65 ईयर्स की होती है, तो उसमें फिर बॉडी रीन्यू ना हो तो वो बहुत कम ईयर्स में ही डैमेज हो जाए। तो अब इम्यून सिस्टम है, उसको भी हार्मोन्स प्रॉपरली इस तरह से, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कोई भी आउटसाइडली इन्वेडर आएगा तो ये उसको किल कर देंगे। अब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली जिस तरह से स्टार्ट में इसके फंक्शंस पढ़े हैं, मूड स्विंग जो कोग्निटिव बॉडी डेवलपमेंट है वो, एंड हंगर क्रेविंग्स, इन सब का जो है हार्मोन से ताल्लुक है। हंगर क्रेविंग का किस तरह से, जब स्टोमक में हंगर पैंग्स होते हैं तो वो क्योंकि हार्मोन रिलीज हो चुके होते हैं डाइजेशन के लिए, और उस टाइम स्टोमक को कुछ मिल नहीं रहा होता डाइजेशन के लिए, तो इसलिए उसकी अपनी वॉल्स ही मूव करना शुरू कर देती हैं जिसकी आवाजें आती। मेंटेनेंस ऑफ सेल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके वाटर लेवल उसका कम हो गया या उसको बैलेंस करना है, उसका टेम्परेचर को, तो उसके ये सब कुछ भी हार्मोन के थ्रू होता है। लास्ट चीज है इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हार्मोन्स के थ्रू होती है, कि ग्रोथ कम है ज्यादा है, उस ग्रोथ स्टॉप होनी है, जो भी होना है वो सब हार्मोन्स के थ्रू होगा। लास्ट चीज है टाइप्स ऑफ हार्मोन। अब फर्स्ट हार्मोन है, फर्स्ट टाइप है एंडोक्राइन हार्मोन। अब एंडोक्राइन हार्मोन है ये एंडोक्राइन को बेसिकली इसके लिए एक वर्ड है डक्टलेस। इसके लिए ये वर्ड जहन में रख लें, डक्टलेस। इसके लिए जो वर्ड डक्टलेस आपने जहन में रखना है कि इसमें कोई डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि इसकी डक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये हार्मोन्स क्या हैं? जो किसी भी बॉडी के दूसरे पार्ट को अफेक्ट करें। इन एसेंस हार्मोन सर्व एज मैसेंजर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। कि ओवरऑल इसने जाके मैसेज देना है कि अब ये काम ऐसे हो जाए तो फिर ऐसे काम हो जाता है हार्मोन, और अगर स्टॉप वाला हार्मोन चला जाए तो फिर वो काम वहीं पे रुक जाता है। सेकेंड चीज है न्यूरो हार्मोन्स।
अब न्यूरो हार्मोन वो चीज़ होगी जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स उसको रिलीज करेंगे, मींस के उसका ताल्लुक बॉडी के नर्वस सिस्टम से। न्यूरो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट बट दे कैन आल्सो हैव द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू जाएगी, वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो नर्वस सिस्टम में भी यूज होता है। एंडोक्राइन हार्मोन क्या था कि वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता था, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू जाएगा। और इसके लिए क्या है, ऑटोक्राइन सेल्फ और पैराक्राइन लोकल मैसेंजर कि ये उनकी भी हेल्प करेगा साथ में। अब हम देख रहे हैं पैराक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन एक्ट ऑन एडजेसेंट सेल एंड ऑटोक्राइन। अब ये जो पैराक्राइन है, अब इसके लिए इसको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे हार्मोन होगा इसने एग्जैक्टली अपने साथ वाले सेल पे, नेबरिंग सेल पे अफेक्ट करना है। इसलिए इसकी मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है मेंशन करने की ज़रूरत है। ये ब्लड के थ्रू होता है या फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होता है, क्योंकि इसने एडजेसेंट पे अटैक करना है। हार्मोन्स आर रिलीज एंड एक्ट ऑन द सेल दैट सेक्रेटेड देम, कि ये एग्जैक्टली जिसने इनको सेक्रेट किया है ये उन्हीं के ऊपर जाके अटैक कर देंगे, तो इसलिए इनको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट चीज है इंट्राक्राइन हार्मोन। इंट्राक्राइन हार्मोन डेट एक्ट इनसाइड अ सेल, कि जो इंट्रा है, इंट्रा का मतलब ही विद इन एनीथिंग होता है। अब ये इंट्रा सेल है तो ये सेल के इनसाइड काम करेंगे, रेगुलेटिंग इंट्रा सेलुलर इवेंट्स। स्टीरॉयड हार्मोन इसकी एग्जांपल है। स्टीरॉयड हार्मोन वो किस तरह से करते हैं, मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर ही उसका रिसेप्टर है और वो वहीं पे उसको कंसीडर किया जाता है कि वो इंट्राक्राइन है। तो जबकि बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, वो एंडोक्राइन होते हैं या ऑटोक्राइन होते हैं। ये पैराक्राइन सिर्फ, इंट्राक्राइन सिर्फ ओनली इसकी एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन। अब ये इसके बाद डायग्राम है सेल ए हार्मोन, वो ब्लड के थ्रू चला गया सेल बी के पास, ये एंडोक्राइन का फंक्शन है। उसके बाद सेल ए, ये जो न्यूरॉन है, ये हार्मोन ये न्यूरॉन के थ्रू एक्सॉन ने उसको पास आउट किए। उसके बाद वो ब्लड में से बी की तरफ गया है, तो ये वाला कौन सा था, न्यूरोक्राइन। उसके बाद जो है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या चीज़ है, सेल ए है हार्मोन और वो डायरेक्टली सेल बी के पास चला गया। और उसके बाद पैराक्राइन ये है कि ये इंट्रा सेल काम कर रहा है। और उसके बाद लास्ट चीज़ है ऑटोक्राइन, तो वो जिस सेल ने किया है हार्मोन उसी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। ऑटोक्राइन, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली उसी पे कर रहे हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्स एक्शंस। अब ये उन सब के ये जो अभी टाइप्स पढ़ी हैं, अब उनके तरतीब से रिस्पॉन्स एक्शंस है। एंड ये वाला जो ब्लड के अंदर जाएगा तो ये डिस्टेंस पे भी जाके रिस्पॉन्ड करता है। ये हार्मोन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन्स की टाइप्स, एंडोक्राइन और पैराक्राइन और ये सारी। अब ये उसी का फर्दर उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंडोक्राइन उसका एक्शन कैसे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से द हार्मोन है ये डिस्टेंट के लिए कौन सा यूज हो रहा है, एंडोक्राइन, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू, ब्लड तो पूरी बॉडी में ही मूव करता है, तो इसलिए डिस्टेंट टारगेट सेल को डिस्टेंट को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है पैराक्राइन एक्शन। तो ये नॉर्मली लोकली होता है, क्योंकि इसका सोर्स बहुत ही करीब है, नेबरहुड है, इसलिए ये सिंपली डिफ्यूजिंग से हो जाएगा, ये डिस्टेंस पे नहीं जाना इसमें। उसके बाद ऑटोक्राइन है, तो ये तो ऑब्वियसली उसी सेल पे ही है जो सेम उसके, तो इसका एक्शन भी उसी पे होगा। इसके लिए अगर ये सिंपल सी डायग्राम बना देंगे तो इजीली उसको स्टडी करना इजी हो जाएगा कि ये वाला एक सेल बनाना है और उसका एरो लगा देना है कि उसके ऊपर ही अफेक्ट करे। उसके बाद मेजर हार्मोन्स एंड सिस्टम्स। मेजर हार्मोन्स एंड सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम के लिए अब इसके मेजर हार्मोन्स की बात है। बेसिकली इसमें मेन सिस्टम यही होता है, मेनली एक ही चीज़ होती है हार्मोन के लिए, वो होता है ग्लैंड ही हार्मोन सेक्रेट करना होता है। तो इसके लिए मेजर चीज़ है ग्लैंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने हार्मोन सेक्रेट करने। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका पार्ट हो गया। और क्योंकि उसने डिस्टेंस की बात है, जो एंडोक्राइन वाले हैं वो डिस्टेंस सेल की तरफ जाएंगे, जो सेल्स दूर है। नेबरिंग के लिए तो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन ही काफ़ी है। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड द, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम हैं जो ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज,
टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड एंड्रीनल ग्लैंड्स। ये वाले सारे ग्लैंड सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं आप एफएससी में। द एंडोक्राइन सिस्टम इज इन कंट्रास्ट टू द एक्सोक्राइन सिस्टम व्हिच सीक्रेट्स इट्स हार्मोन टू द आउटसाइड द बॉडी बाय यूजिंग डक्ट्स। अब एंडोक्राइन है वो बगैर डक्ट के अपने प्रोडक्ट को पास करता है, और जबकि एक्सोक्राइन है उसके लिए डक्ट की जरूरत है। अब ये जो लाइन लिखी है ये एक्सोक्राइन के लिए लिखी हुई है कि व्हिच सीक्रेट्स इट्स हार्मोन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसमें अब ये एग्जांपल्स थोड़ी सी लिखी हुई है कि हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके इफेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस का इंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो वो पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अगला हार्मोन रिलीज करे। ये पूरा सीक्वेंस में चलता है। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, उसने इंटीरियर पिट्यूटरी को किया अफेक्ट, अब इंटीरियर पिट्यूटरी ने पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उस पर अफेक्ट करेंगे और थर्ड हार्मोन रिलीज होगा। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरॉन वो जो है न्यूरल इफेक्ट रखेगा उसका, कि वो न्यूरॉन की सेल बॉडीज पे इफेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस की, और वो फिर साइनेप्स के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन है, एंटी डायरियोटिक, एडीएच हार्मोन है। ये हार्मोन्स इंटर रिलेटेड होते हैं, एक हार्मोन रिलीज होता है तो वो दूसरे के रिलीज को अफेक्ट करता है, कि मतलब अगर वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो दूसरा भी ज्यादा होगा, और फिर फर्दर जो होता है जब उसका बॉडी में लेवल कम हो जाता है तो फिर दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन रुक जाती है। तो इस तरह से हार्मोन इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके प्रीवियस लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमल एजुकेशनल हब।